हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। इस सीरीज़ में आज हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था इंक ब्लॉट टेक्निक्स ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट, एंड आई नो आप कई दिनों से वेट भी कर रहे थे क्योंकि मैंने फोर्थ के जो है वो वीडियोस पोस्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, तो कुछ स्टूडेंट्स को लगा कि कहाँ चले गए हैं। तो हम सब कुछ कवर करेंगे, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको फोर्थ ही पेपर कवर करना था, फिफ्थ ही करना है, तो वो भी वेट कर रहे थे, इसलिए उनके लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर दी थी। फिलहाल आज जो है हम आगे के कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। मेजरली मैस्लोस की हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी नीड एंड ग्रोथ नीड्स अलग से पूछा गया है कई बार, मल्टीपल टाइम्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट पर कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, कैसे भी बन के आ जाता है, शॉर्ट में, लॉन्ग में, या फिर 6 मार्कर में। तो ये 3 टॉपिक हैं जो आज हम कवर करेंगे। इनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके सामने, ये हम कवर करेंगे। आ जाते हैं पेज नंबर 50 पर, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है बिना किसी डिले के। ये रहा हमारा टॉपिक। अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जनरल लाइफ में जो लोग अगर जानते हैं, कभी उन्होंने पढ़ा है पहले, या बीएड वगैरह आपने कभी किया है पहले तो पढ़ा होगा। मास्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड्स है, ये बड़ी ही रियल थ्योरी है। रियल थ्योरी मतलब ऐसे क्या थ्योरीज रियल नहीं होती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में थ्योरी है जिसको हम कोई भी पर्सन अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देख सकता है, वो उसको ट्रू ही पाएगा। कैसे, बात करेंगे इस थ्योरी में। तो ये जो थ्योरी है, ये मोटिवेशन की थ्योरी है जो अब्राहम मैस्लो ने 1943 में दी थी, और ये इस चीज़ पर हाईलाइट करती है, इस चीज़ को हाईलाइट करती है कि कैसे ह्यूमन की जो नीड्स हैं वो एक सीरीज़ में चलती हैं, एक प्रोग्रेसिव वे में चलती हैं। मीन्स हमारी कुछ नीड्स होती हैं जो बहुत बेसिक होती हैं, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, है ना। ये तो एक बात हो गई, रोटी कपड़ा मकान एग्जैक्टली वो नहीं आता, लेकिन ये जो हायरार्की है ये हमें बताती है कि इंसान की पहले बहुत ही बेसिक सी नीड्स होती हैं, अगर वो पूरी ना हो तो वो चाँद पे पहुँचने का नहीं सोचेगा। ये मैंने बहुत अलग बात कह दी, लेकिन ये सच है कि जिस पर्सन के पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, वो पर्सन नहीं सोचेगा कि मुझे दुनिया में रिस्पेक्ट मिल रही है या नहीं। तो हमारी बेसिक नीड्स जब फुलफ़िल हो जाती हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, और हमेशा ऐसा होता है लाइफ़ में कि जब हमारी एक नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, तो ऑटोमैटिकली हमारा माइंड जो है वो दूसरी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए मोटिवेटेड फ़ील करता है। यही है मैस्लोज़ थ्योरी। अब इस थ्योरी में हम ये देखेंगे कि थ्योरी इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड एज अ पिरामिड विथ 5 लेवल्स, जहाँ पे कुछ लोअर लेवल की नीड्स होती हैं जिनके फुलफिल होने के बाद ही पर्सन हायर लेवल की नीड्स को एक्वायर कर पाता है। ये पिक्चर अपने आप में बहुत बड़ी और पावरफुल पिक्चर है, जो आपको समझाने के लिए बहुत कुछ। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, और आप चाहें तो एग्जामिनेशन में इस तरह की पिक्चर को बना भी सकते हैं। इनफैक्ट आपको ऐसे ड्रॉ तो करना ही होगा। फिर ये जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसे नहीं बनाना है आपको, ना आपके पास एग्जाम में इतना टाइम है और ना ही आपका कोई ड्राइंग का एग्जाम हो रहा है जो आपको ये सब बना के आना है। लेकिन आप ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि हम जो सबसे बेसिक नीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के लिए रिक्वायर्ड है। पहले मैं इस पिक्चर से आपको जब एक्सप्लेन करूँगी, तो उसके बाद जब हम एक्चुअल पार्ट पे आएंगे तो ज़्यादा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा, आधे से ज़्यादा। सबसे पहले देखते हैं, थोड़ा इसको बढ़ा ऊपर को करती हूँ। ध्यान से देखिए, जो पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजियोलॉजिकल में वो सभी चीज़ें आएंगी जो उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। बिना सांस लिए इंसान जी नहीं सकता, बिना पानी पिए इंसान जी नहीं सकता, बिना खाना खाए नहीं जी सकता, है ना। तो ब्रीदिंग, फूड, वाटर, सेक्स, स्लीप, होमियोस्टेसिस, एक्सक्रेशन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर फिजियोलॉजिकल हैं। ये हमारी बेसिक नीड्स में आती हैं। सर्वाइवल नीड्स भी इनको कहते हैं, क्योंकि इनके बिना सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ये हमारी सबसे बेसिक नीड्स होती हैं, सर्वाइवल नीड्स होती हैं। जब इंसान को ये चीज़ें ठीक तरीके से मिल रही होती हैं, तो उसके बाद वो सोचने लगता है सेफ्टी के बारे में। मतलब उसके पास खाने के लिए अच्छे से है, ठीक-ठाक वो लाइफ़ अपनी गुज़ार पा रहा है, तो वो ये सोचेगा कि वो अपनी बॉडी को सिक्योर करे। उसके लिए उसके पास एक घर हो, ऐसा घर हो जहाँ वो सिक्योर तरीके से रहे, है ना? अब कोई गरीब इंसान है जो फुटपाथ पे रह रहा है, तो वो घर का पहले नहीं सोचेगा, वो अपनी डेली जो फिज़ियोलॉजिकल नीड्स हैं उनका सोचेगा कि किसी तरीके से मेरा पेट भर जाए। तो जब पर्सन की वो नीड्स फुलफ़िल हो जाती हैं, तो वो ऑटोमैटिकली सोचने लगता है कि मुझे या तो कुछ कमाने के लिए मिल जाए, कोई एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, घर मिल जाए। मतलब सेफ्टी हमारी किस-किस तरीके से होती है? सेफ्टी होती है हमारी हेल्थ के सेंस में, है ना? प्रॉपर्टी के सेंस में, उसके अलावा रिसोर्सेज़ के सेंस में कि हमारे पास इतने संसाधन हों, इतनी चीज़ें हों जिससे हम एक अच्छी लाइफ़ जी सकें। तो वो सब कैसे होंगे? जब पर्सन को एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, उसके आस-पास वो सारी चीज़ें होंगी, और उसको अपनी फैमिली, अपनी हेल्थ और इन सब चीज़ों को लेकर वो कंसर्न रहता है। तो यहाँ पे वो सभी चीज़ें जो उसकी लाइफ़ को सिक्योर बनाती हैं थोड़ा, वो सब सेफ्टी नीड्स में आ जाती हैं। जब इंसान के पास रहने के लिए घर हो जाता है, एक सिक्योर लाइफ़ उसको मिल जाती है कि मतलब वो आंधी-तूफ़ान से संघर्ष नहीं कर रहा है, वो बारिश में परेशान नहीं हो रहा है, उसकी छत नहीं टपक रही है, तो वो सेफ्टी वाली एरिया में आ गया।
तब वो आगे बढ़ेगा और उसको लगेगा कि अब उसकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, उसकी कोई फैमिली हो। अगर हम अपनी लाइफ साइकिल को भी देखें तो वो ऐसे ही तो चलती है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बस खाना पीना खेलना कूदना होता है, हमारी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है। देखिए उसका लॉजिक इससे है नहीं, मैं आपको रिलेशन में बता रही हूँ कि कैसे हम लाइफ में भी उसी हायरार्की से बढ़ते हैं। उसके बाद हम अपना घर नहीं बनाते, ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं ना तो पहले एम्प्लॉयमेंट की सोचते हैं। कोई भी पर्सन जो जॉब में नहीं है या अपनी उसकी आइडेंटिटी नहीं है, वो रिलेशनशिप में नहीं पड़ेगा। कोई भी पर्सन, ये अब टीनेजर की बात हम नहीं कर रहे हैं जो ऐसा करने लगते हैं, बट जनरली होता यही है कि जब हम कुछ ऐसा हासिल कर लेते हैं जिससे हमारा रिकग्निशन हो, तब कहीं जाके हम इनकी बातें सोचते हैं। पर उस कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रही थी, मैस्लो जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि जब किसी पर्सन की सेफ्टी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, अब वो लव बिलोंगिंगनेस के बारे में सोचता है कि मेरी एक फैमिली हो, मेरी एक वाइफ हो या मेरे एक हस्बैंड हो, मेरा रिलेशनशिप हो, मेरी फैमिली हो। ये सब चीज़ें उसके मन में आने लगती हैं। एंड नॉट जस्ट फैमिली के टर्म्स में, सोशल लेवल पे भी आने लगती हैं। इंसान चाहता है कि 4 लोग उसको जानने वाले हों, वो 4 लोगों के बीच में जाए। दुनिया जो है वो ऐसी ही चलती है, तो सोशल सर्किल भी वो अपना एक्सपेंड करने की सोचने लगता है, जो कि लव एंड बिलोंगिंगनेस की कैटेगरी में आती है। जब इंसान के पास इतने लोग भी होते हैं जहाँ वो उठता है बैठता है, अब वो ये चाहता है कि जिनके बीच वो उठ बैठ रहा है या जिनसे वो प्यार करता है, उनकी तरफ से उसको रिकग्निशन भी मिले। अब वो स्टेज आती है जब वो अपने अचीवमेंट्स को फ्लरिश करना चाहता है, जब वो अपने कॉन्फिडेंस को डिस्प्ले करना चाहता है, जब वो चाहता है कि लोग उसको रिस्पेक्ट करें और दूसरे लोगों से उसको रिस्पेक्ट मिले, रिकग्निशन मिले। ये रिकग्निशन वाली ही फेज़ होती है जिसको हम एस्टीम नीड्स कहते हैं। एस्टीम मतलब हमारा एस्टिमेशन ऐसे हो कि हम अच्छे जाने जाए। हर कोई इंसान अच्छा ही कहलाना चाहता है। कौन ही ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि मुझे दुनिया बुरा माने, है ना? तो एस्टिमेशन वाली नीड्स जो होती हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। अब इसके बाद इस बहुत हायर लेवल की नीड्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत सारे लोग यहाँ पर अटक जाते हैं और इसमें स्ट्रगल करते हैं। उन्हें वो नहीं मिल पाता तो वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं, तो यहाँ पहुँच नहीं पाते। कोई भी नेक्स्ट हमारी जो नीड है उस तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि हमारी पिछली नीड्स कंप्लीट हो गई हों, तभी हम मोटिवेटेड होंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जिस पर्सन के पास खाने पीने के लिए नहीं है, आप उसको दुनिया भर का ज्ञान दे दीजिए कि एक फैमिली होनी ज़रूरी है, आप लोग आपको जाने, आप उनसे मिलें, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, उसको वो बात ही मैटर नहीं करेगी। दुनिया का कोई भी इंसान आके उसको मोटिवेट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेसिक नीड्स अभी यहाँ फुलफ़िल नहीं हुई हैं। तो उसी तरीके से जब एस्टीम नीड्स फुलफ़िल नहीं होती है तो इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जा सकता। तो ज़रूरी क्या है कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो क्या अचीव करेगा? मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैक ऑफ प्रेजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स। हमारे साइकोलॉजी के जो लोग होते हैं ना, वो इसको एक्वायर करें ना करें मगर इसको अंडरस्टैंड ज़रूर करने लगते हैं दूसरों के लिए। भले ही वो खुद ना इसको एक्वायर कर पाएँ, लेकिन वो ये समझ पाते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है। मतलब होता है ना कि लोग दूसरों को बहुत जज करते हैं, एक जनरल टेंडेंसी है। लेकिन साइकोलॉजी वाले आपको दिखेंगे कि वो हर चीज़ के पीछे का कारण समझते ही रहते हैं। अच्छा ऐसा इसलिए हुआ होगा, अच्छा ऐसा उसलिए हुआ होगा। तो बहुत समझदारी वाला लेवल उनके अंदर आ जाता है जो कि एस्टीम के साथ साथ चलता है। लेकिन फिर भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एक्वायर तभी होगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पूरी तरीके से खुद को एक्चुअलाइज कर लेना, दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो वो एस्टीम के बाद ही एक्वायर होता है। तो इस पिक्चर की हेल्प से मैंने जो आपको समझाया, उसको आपको नॉट जस्ट इन द पिक्चर बल्कि रिटन कॉन्टेक्स्ट में भी लिख के आना है। चीज़ें वही हैं, आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल नीड्स में बेसिक नीड्स हो गई हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। ये वो सब चीज़ें हैं जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं। फिर सेफ्टी नीड्स या सिक्योरिटी नीड्स जिन्हें हम कहते हैं, एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाएँ तो इंसान सिक्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है। और मैं भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ूँगी इसमें क्योंकि आप सब कुछ बता चुकी हूँ मैं आपको, है ना? ये सब चीज़ें हैं। पढ़ भी सकते हैं आप चाहें तो वीडियो को पॉज़ करके एक बार देख भी सकते हैं। वैसे नोट्स आपके पास होंगे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर देखिए लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, यही सब बात तो हम लोग कर रहे थे अभी। फिर रिकग्निशन और रिस्पेक्ट की बात आ जाती है एस्टीम नीड्स में। पर्सन चाहता है उसको रिकग्निशन मिले, रेस्पेक्ट मिले, राइट? लास्ट में हमारी आ जाती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें इंसान की पर्सनल ग्रोथ जुड़ी होती है। वो पूरी तरीके से जो है वो दूसरों की मदद करने से पहले वो अपने लिए इतना बेस्ट वर्जन बन चुका होता है। ये कहते हैं ना कि इंटरपर्सनल पे हाई होने के लिए आपको इंट्रा पे हाई होना ज़रूरी है। तो वो इंट्रा पे हाई यहाँ पर आके हो जाता है। इस थ्योरी के कुछ की फीचर्स की बात करते हैं, बाकी तो मैंने आपको सब समझा ही दिया था। ये प्रोग्रेसिव स्ट्रक्चर की बात करता है ना? मतलब हमने ये देखा कि जो अगली नीड है वो पिछली नीड से बेहतर है, बड़ी है। बेहतर क्या, बड़ी है। तो प्रोग्रेशन को दिखाता है। फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन है, ये लीनियर नहीं है। सम इंडिविजुअल्स में परस्यू हायर नीड्स इवन इफ लोअर वंस आर अनमेट। ये बहुत कम केसेस में होता है, वेरी रेयर, बट इसको भी माना गया है। कुछ
फीचर के तौर पे। ये होलिस्टिक अप्रोच को लेके चलता है क्योंकि इसमें सभी तरीके के डेवलपमेंट की, सभी तरीके की साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात होती है। मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एजुकेशन में होता है कि स्टूडेंट की बेसिक और इमोशनल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, उनसे किसी एकेडमिक अचीवमेंट की आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो। वर्क प्लेस मोटिवेशन में भी होता है, अगर पर्सन को सेफ्टी नहीं मिल रही है, प्रोडक्टिविटी वो फील नहीं कर रहा है, तो काम में उसका रिजल्ट वैसा निकल के नहीं आएगा, राइट। तो वहाँ भी एप्लीकेबल होती है। मेंटल हेल्थ में तो ऑफकोर्स क्लियरली होती है। तो ये काफ़ी अच्छी थ्योरी है। अगर एग्जाम में आती है तो आपको वो 5 नीड्स को ही एक्सप्लेन करना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन मज़ा एग्जाम में तब थोड़ा ज़्यादा आ जाता है जब इसके साथ डेफिशिएंसी नीड्स एंड ग्रोथ नीड्स की बात की जाती है, जो हमने तो अभी तक कहीं समझी ही नहीं। हम तो जो पूरा पिरामिड समझ रहे थे उसमें तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं थी कि कोई डेफिशिएंसी नीड्स थी या कोई ग्रोथ नीड्स थी। तो उसी पिक्चर को दोबारा समझेंगे और हम इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 6 में आ जाए, किसी में भी आ सकता है। ये 10 में नहीं आएगा। 10 में आएगा तो मैस्लो की नीड्स के संग जुड़ा हुआ आएगा। 6 में भी हो सकता है कि मैस्लो के क्वेश्चन के संग इसको जोड़ दें, करने वाले कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये अपने आप में इंडिविजुअली 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। डेफिशिएंसी नीड्स को हम डी नीड्स कहते हैं और ग्रोथ नीड्स को या फिर बीइंग नीड्स को हम बी नीड्स कहते हैं। तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये होती क्या है। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 टाइप ऑफ नीड्स, डेफिशिएंसी एंड ग्रोथ। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले मैस्लो की वापस इस पिक्चर पर आ जाते हैं। यही तो थी अभी, ऐसा भी बना के आप आ सकते हैं, ये नहीं मेंशन करेंगे। अगर वो पुरानी जो पिछली पिक्चर थी अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है तो आप ऐसे भी बता के आ सकते हैं, ये सब भी उतना आप लिख सकते हैं। अब होता क्या है कि न केवल मेटा नीड्स और डेफिशिएंसी, यानी डेफिशिएंसी और जो दूसरी नीड्स थी, न केवल हम इधर यहाँ पे भी हम देखेंगे। जो हमारी सबसे बेसिक नीड थी, पहले इसी को समझाऊंगी मैं, वो प्राइमरी नीड्स कहलाती है क्योंकि वो प्राइमरी ही हैं, और उसके बाद जो भी आता है वो सब सेकेंडरी में आ जाता है। तो ऐसे भी डिफाइन होता है। अगर एग्जाम में प्राइमरी सेकेंडरी नीड्स भी पूछ लें तो पता होना चाहिए आपको कि ये बेसिक वाली प्राइमरी कहलाती है, बाकी की ऊपर की 4 सेकेंडरी कहलाती हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं वो फर्स्ट 4 लेवल्स होते हैं मैस्लो की हायरार्की के। उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, तो जो नीचे से 4 हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स दिखाते हैं क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है जिसको हम पाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से भी इसको हम डेफिशिएंसी क्यों कहते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, पूरी नहीं हुई हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। सेफ्टी में भी हम कुछ पाना चाहते हैं, लव बिलोंगिंगनेस में भी पाना चाहते हैं, सेल्फ एस्टीम में भी हम पाना चाहते हैं। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में हम पा चुके होते हैं, इसीलिए उसको ग्रोथ नीड का नाम देते हैं, बीइंग नीड का नाम देते हैं, या मेटा नीड्स का नाम देते हैं, कई नाम हैं इसके। तो ये एक अपने आप में स्पेशल है, इसलिए स्पेशल इसको रखा भी गया है। बाकी चारों में हम उस डेफिशिएंसी को एक्वायर करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से इसको हम डेफिशिएंसी नीड्स का नाम देते हैं। बस हो गई पिक्चर ख़त्म, तो समझ लीजिए ये हमारा काम भी काफ़ी हल्का हो गया। डेफिशिएंसी नीड्स में ये 4 हैं। आपको अब आप क्या करेंगे, एग्जाम में अगर ये 6 मार्कर में पूछा है तो उसी हिसाब से लेंथ करिएगा, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जानते हैं ना, प्रीवियस में पढ़ चुके हैं। तो अब आप इनको चाहें तो इनको अलग अलग डिफाइन कर दीजिए, नहीं चाहें तो एक लाइनर में कुछ लिख दीजिए इनके आगे। मैंने नहीं लिखा है, इंटेंशनली नहीं लिखा है, क्योंकि मैं तो इतना समझा चुकी हूँ, ये सब कुछ पहले तो आप समझ चुके हैं ना। वहीं से लिख दीजिए उठा के, एक 2 लाइन एग्जाम्पल लिख दीजिए, कुछ भी करके आप बेस्ड ऑन द कंटेंट। अगर 3 मार्कर में पूछा तो कितना बड़ा बनाएंगे उसको, ज़्यादा बड़ा तो करना नहीं है, फिर पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स करके आप बढ़ा दीजिए कंटेंट को, कि ये जो नीड्स होती हैं ये डेप्रिवेशन से अराइज होती हैं, कि हम किसी ना किसी डेफिशिएंसी को अवॉइड करने की हम जब नीड फील करते हैं तब हमें ये जो है नीड्स फुलफिल करनी होती हैं। अगर ये नीड्स अनमेट रहें तो पर्सन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को एक्सपीरियंस करेगा। होता भी है ये, किसी का ब्रेकअप हो जाए या किसी का जॉब में लॉस हो जाए तो वो पर्सन, या आप देखिए खाना ना मिले, सबसे बेसिक है, जब आपको भूख लग रही है आपको खाना ना मिले तो सब चिड़चिड़ापन होने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। तो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस क्रिएट करती हैं ये नीड्स अगर ये फुलफिल ना हो। और अगर ये नीड्स सफिशिएंटली सेटिस्फाई हो जाएं तो द मोटिवेटिंग इन्फ्लुएंस डिमिनिशेस। पर्पस की बात करें तो ये बेसिक सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है और सोशल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये वही सब तो कैटेगरीज हैं जिसमें आई थी डेफिशिएंसी नीड में। देखिए ये लिखा है ना कि अ पर्सन हु इज़ हंग्री विल बी मोटिवेटेड टू फाइंड फूड बिफोर अटेंडिंग टू एनी हायर गोल। अगर आप पढ़ने बैठे हैं ना और आपका पेट नहीं ठीक से भरा है या नींद पूरी नहीं है तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ने का। होता ही है, तो आप जानते ही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, राइट। अगर कोई पर्सन सोशली आइसोलेटेड फील कर रहा है तो वो किसी तरीके के एक्सेप्टेंस से बचेगा। ग्रोथ नीड्स, क्योंकि हम सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे उसी को डिफाइन करेंगे। ये किसी कमी से नहीं निकलती हैं, बल्कि ये ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव और
किसी भी पर्सन को उसका फुल पोटेंशियल रियलाइजेशन कराने के लिए होती है ये वाली नीड। इस नीड तक आते आते ऑलरेडी सब डेफिशिएंसी को हम एक्वायर कर चुके होते हैं और ये हमें ज़्यादा मोटिवेशन देती है। दीज नीड्स आर फोकस्ड ऑन पर्सनल डेवलपमेंट। इसका पर्पस क्या है? किसी भी पर्सन का इनहेरेंट पोटेंशियल को फुलफिल करना। और ये कैसे मोटिवेटेड होती हैं? जब कोई पर्सन परस्यू करता है ट्रूथ एंड नॉलेज, कोई आर्ट या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर को डिस्प्ले करता है, पर्सनल वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग जीता है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। कंपैरिजन टेबल एक बना दी है, ज़रूरी नहीं है, आप डिफ़ाइन करने के लिए है, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। वही बातें हैं जो हमने समझी हैं, उनको समरी में हमने कर दिया है। इस तरीके से भी आप 3 मार्कर का केवल इतना आंसर भी लिखेंगे तो भी ये मोर देन इनफ हो जाएगा डिफ़ाइन करते हुए। ओके, तो कुल मिलाकर अब हम इनकी बात करें तो मैस्लो का जो क्लासिफिकेशन है वो डेफिशिएंसी और ग्रोथ नीड्स में हाईलाइट करता है। अगेन एक समरी की तरह से हमें लिख देना है। आज का जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस क्लास में जुड़ती हूँ आप लोगों से। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। अब सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट होते क्या हैं पहले समझते हैं, फिर अंदर इसके चलेंगे जो भी चीज़ हमें पढ़नी है। सेल्फ रिपोर्ट का मतलब होता है अपनी रिपोर्ट खुद देना। और अपनी रिपोर्ट हम खुद कब देते हैं और किसको देते हैं, क्यों देते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। देखिए, जब भी हमें किसी पर्सन का असेसमेंट करना होता है तो हम उस पर्सन को एक फ्री हैंड दे सकते हैं कि वो अपने बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन हमें खुद दे। लेकिन वो क्या इन्फॉर्मेशन देगा, हमें किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए, वो क्या देगा, हो सकता है चीज़ें डिफरेंट हो जाएं। तो ऐसे में हम जिस भी टूल का यूज़ करते हैं, चाहे वो एक क्वेश्चन आयर हो, चाहे वो कोई इन्वेंटरी हो, क्या होती है सब चीज़ें आगे बात करेंगे। तो इनकी हेल्प से वो पर्सन हमें उन क्वेश्चन के आंसर्स देता है जिसको हम सेल्फ रिपोर्ट का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कराई, एक क्वेश्चन आयर दिया जिसमें आपके पास 3-4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है रेटिंग स्केल टाइप कि डू यू लाइक टू टॉक टू पीपल, सो यू हैव 5 ऑप्शंस आपने मेंशन करा। लेट्स सी मिडिल में है समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, वेरी ऑफ्टन, ठीक है। तो इस तरीके से येस, टू मच, मतलब लाइक 5 ऑप्शंस हैं जिसमें 5 जो है वो मैक्सिमम को दिखा रहा है, 1 जो है वो लीस्ट को दिखा रहा है। आपने 3 पे टिक किया तो मुझे आइडिया लग गया बिकॉज यू रिपोर्टेड योर सेल्फ एज समटाइम्स वहाँ पर उस क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो मुझे आइडिया लग गया कि ये पर्सन इस केस में कहाँ पर स्टैंड करता है। लेकिन कई बार हम जो क्वेश्चंस पूछते हैं सामने वाले से, हो सकता है वो हमें आंसर उस तरीके से ना दे पाए, मगर हम जब उसको ऑप्शंस दे देते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनायर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, वो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं जिनमें कोई भी इंडिविजुअल अपने रिस्पॉन्सेज को देता है, उस पर्सन को देता है जो उसको असेस कर रहा होता है, अपने रिस्पॉन्सेज देता है। अब किन किन चीज़ों के बारे में हो सकता है, अपने फीलिंग के बारे में, थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस। ये टेस्ट जो होते हैं ये मानते हैं कि जो इंडिविजुअल हैं वो खुद ही अपनी इन्फॉर्मेशन का बेस्ट रिसोर्स हैं। अगर हम किसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा, लेकिन जब वो पर्सन खुद के बारे में बताएगा तो भले ही वहाँ पे थोड़ा सा उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, आगे पढ़ेंगे, लिमिटेशंस में पढ़ेंगे, होती हैं कुछ कमियाँ, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि उस पर्सन से ज़्यादा तो उसे कोई नहीं जानता ना, तो जो वो बताएगा उसमें कुछ तो सच होगा, मतलब जो भी सच होगा वो सच तो उतना सच ही होगा। तो ये सोचते हुए हम सेल्फ रिपोर्ट को यूज़ करते हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, रिसर्च में भी यूज़ होते हैं। रिसर्च में हम किसी के बारे में जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट के कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चनायर ही हो गए। ऐसे कुछ टाइप के एग्जाम्पल जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी है, अभी ये क्या है आप नहीं जानते, सेकेंड ईयर में जानेंगे इसके बारे में। तो इसमें हम पर्सन से लिकर्ट स्केल का यूज़ करते हैं। लिकर्ट स्केल होता है जहाँ पे हम स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री टाइप के क्वेश्चन, वो जैसे मैंने अभी बताया है ना, वो बदल दिया था, उसका थोड़ा फॉर्मेट बदल दिया था कि नॉट एग्री एट ऑल, और सबसे ऊपर क्या हो गया, कंप्लीटली एग्री। अब बीच में जो है वो वैल्यू रेंज करेगी। तो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, जिसमें हम पर्सन से उसके क्वेश्चन के आंसर लेते हैं इस फॉर्म में। तो ईजी हो जाता है, मतलब वो आंसर पॉजिटिव दे रहा है या नेगेटिव दे रहा है ये तो पता चलता ही है। अगर कोई 1 पे टिक कर रहा है तो नेगेटिव हो गया, 5 पे कर रहा है तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसके संग ये भी पता चल जाता है अगर वो 4 या 3 पे कर रहा है तो कितना पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ये भी हेल्प मिलती है। इन्वेंटरीज होती हैं कई सारी, इन्वेंटरीज में हम क्या करते हैं, इसी तरीके से कई सारे आइटम्स डाल देते हैं। आइटम्स मतलब हमें ये पता चलता है कि डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में स्पेसिफिकली इन्वेंटरीज की हेल्प से हम यूज़ करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट या बिहेवियर के बारे में, मतलब एक फिक्स पर्टिकुलर हो जाते हैं इसमें, तब हम बहुत सारी इन्वेंटरीज यूज़ करते हैं। जैसे बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी एक क्वेश्चनायर तो ऑफकोर्स है ही, बट एक इन्वेंटरी भी है क्योंकि इसमें हम कुछ इन्वेंट कर रहे होते हैं। अगर डिप्रेशन इन्वेंटरी है तो वी आर ट्राइंग टू इन्वेंट और फाइंड आउट द लेवल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ दैट पर्सन थ्रू द इन्वेंटरी।
ओके, रेटिंग स्केल अलग से भी यूज़ किए जाते हैं, ज़रूरी नहीं आप उसे क्वेश्चनर बना के भी करें। तो रेटिंग स्केल की हेल्प से पता चलता है कि पर्सन जैसा रेट करता है वैसे उसके बारे में आइडिया लग जाता है। डायरीज़ और जर्नल्स भी दे सकते हैं, इसमें पर्सन डिटेलिंग कर सकता है, उसके पास मौका है कि अब वो उस पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, अब वो डिटेलिंग में हमें चीज़ें बता सकता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को, इमोशन को रिकॉर्ड करते हैं लोग। और ये डायरीज़ या जर्नल्स जो होते हैं ना, वो एक एक्टिविटी की तरह, होमवर्क की तरह भी दिए जाते हैं थेरेपी में। आप सेकंड ईयर में आएंगे तब आप ये जानेंगे कि जब कोई थेरेपी अप्लाई की जाती है तो क्लाइंट हमारे पास से जब चला जाता है तो वो क्या करता है। तो हम उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं अगले सेशन में आने से पहले तक, जिससे कि वो बेस्ड ऑन होता है। अब कोई आपके पास स्किज़ोफ्रेनिया का आ गया तो आप उसे डायरीज तो नहीं लिखवाएंगे। तो ऑफ कोर्स ये तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आपको है ही कि किस लेवल की डिफ़िकल्टी है उसके हिसाब से। तो ये बेसिक लेवल की डिफ़िकल्टीज़ में किसी पर्सन को डायरीज़ या जर्नल्स लिखने के लिए कहा जाता है, और वो डिफरेंट तरीके की थेरेपीज़ में यूज़ भी होता है। सर्वे की भी हम हेल्प ले सकते हैं। सर्वे करने से पता चलता है कि, पर सर्वे जो होते हैं वो हमेशा लार्ज स्केल पर होते हैं, किसी बड़े इशू को फाइंड आउट करने के लिए होते हैं, किसी इंडिविजुअल का सर्वे नहीं किया जाता है ना। तो लेकिन तरीका तो है, ये सेल्फ रिपोर्ट हो गई, क्योंकि सर्वे की हेल्प से भी हम एक भले ही बड़ी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, पर वो उसका सेल्फ हो गया उस एंगल से देखें तो। ओके, अब आते हैं सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट की स्ट्रेंथ क्या होती है। ये जो सेल्फ रिपोर्ट का क्वेश्चन है ना, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा, कि पूछा गया है बल्कि, डिफाइन स्ट्रेंथ, वीकनेस, लिमिटेशन ऑफ सेल्फ रिपोर्ट, या डिफाइन लिमिटेशन बहुत पूछा गया है, काफ़ी पूछा गया था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन भी किया है। अब सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट की स्ट्रेंथ क्या, आपको क्या लगता है क्या पॉजिटिविटी है इसमें? देखिए हाईलाइट से पता चल रहा है, एक तो किसी भी पर्सन के बारे में उसकी डायरेक्ट एक्सेस मिलती है, ये एक बड़ी बात है सेल्फ रिपोर्ट की हेल्प से। इसका एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, आराम से हम कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्टी हमें नहीं आती है। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी रैंडम क्वेश्चनर बना के आपको दे दिया। वो प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में बनता है, उसमें प्रॉपर गाइडलाइंस भी होती हैं, तो जो पर्सन उसको कर रहा होता है उसके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक बार हम किसी पर्सन पर सेल्फ रिपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो जो हमें ब्रीफ करना है हमने कर दिया, उसके बाद जो उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वो पर्सन उसे खुद ही पढ़ के चीज़ों को समझ लेता है, तो काफ़ी ईजी भी हो जाता है। इसको ब्रॉड लेवल पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को ये कवर कर सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी डिसऑर्डर के लिए ही बना है, ऐसा नहीं है कि केवल किसी कम्युनिटी हेल्थ के लिए बना है, इसमें बहुत वैरायटी हम सेल्फ रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वेज में यूज़ होता है इसका। नॉन इंट्रूसिव मेथड है, जो रिस्पोंडेंट आंसर करता है क्वेश्चन के, वो अपनी ही स्पीड और अपने कंफर्ट से करता है, उसको जल्दबाजी नहीं करने को कहा जाता कि नहीं तुम्हें फटाफट फटाफट करना है, सोचना नहीं है, तुरंत आंसर करना है, नहीं। दे कैन टेक टाइम एंड देन दे कैन आंसर। बट एट द सेम टाइम अगर कुछ पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी होंगी, वीकनेस भी होंगी। इस जो मैंने आपसे कहा था लिमिटेशन में बात करेंगे, सोशल डिज़ायरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सोशल डिज़ायरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कई बार लोग ना ये नहीं समझते कि ये किया क्यों जा रहा है। वो ये सोचते हैं कि मैं तो जो टेस्ट दे रहा हूँ उसमें चीज़ें पॉजिटिव ही निकल कर आएँ, तो आंसर ऐसा मार्क करूँ जो देखने वाले को मैं पॉजिटिव नज़र आऊँ। उस केस में पर्सन सोशल डिज़ायरेबिलिटी के लूप में फंस जाता है और वो आंसर कर देता है उन चीज़ों का जो उसे नहीं करना चाहिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। रिस्पॉन्स सेट बायस, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम 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 मतलब एक तरफ चले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स सेट बायस, यानी कोई भी एक्सट्रीम रिस्पॉन्स हम दे दें। या फिर हम कई बार ऐसा भी कर सकते हैं कि मिडिल के आंसर दे दें कि चलो हमारा एवरेज जजमेंट हो जाएगा, ना हम बुरे दिखेंगे ना अच्छे दिखेंगे, तो किसी एक साइड पे चले जाना या फिर मिडिल की वैल्यूज़ को ही हाईलाइट कर देना, ये रिस्पॉन्स सेट बायस में आता है। कई बार जो लोग होते हैं ना, वो लिमिटेड सेल्फ अवेयरनेस रखते हैं, यानी अपने बारे में वो ठीक से जानते ही नहीं हैं, तो जब वो आंसर करते हैं, ये कम ही होता है क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सब कुछ जानता है, पर फिर भी लोग होते भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग होते ही नहीं है, तो वो लोग ऐसे लोग प्रॉब्लम कर देते हैं जिनको खुद की अवेयरनेस ढंग से नहीं होती। मेमोरी डिस्टॉर्शन, अगर किसी पर्सन के संग थोड़ा इंटेंस इश्यूज रहे हैं तो उसकी मेमोरी लॉस होने की वजह से क्या करेगा, वो चाहेगा भी तो चीज़ों को सही नहीं कर पाएगा। इंटेंशनल डिसेप्शन, सम में फेक रेस्पॉन्सेज टू अपीयर मोर फेवरेबल, अच्छा दिखने के लिए या बुरा दिखने के लिए वो फेक कर सकते हैं। अब हम जो ऐसे बायसेस होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए क्या कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं या क्या तरीके हो सकते हैं, हम इसमें वैलिडिटी स्केल्स लगाएं, यानी स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं, वैसे भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट में उनका वो वैलिड होने चाहिए, वो रिलायबल होने चाहिए, तो अगर टेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड होंगे तो उनमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अनोनिमस एंड कॉन्फिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर हम किसी पर्सन को ये बताएं
कि आपके जो रिजल्ट है वो कहीं भी किसी पर्सन को लीक नहीं किए जाने वाले हैं, बहुत कॉन्फिडेंशियल रहने वाला है। इनफैक्ट जो इवैल्यूएटर है ना वो भी केवल स्कोर्स को देखेगा, वो भी आपके ऐसे नापेगा नहीं बैठ के कि आपने किस आंसर पे क्या दिया है। तो पर्सन हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो ये सोचेगा कि हाँ, जब मेरा जजमेंट ऐसे होगा ही नहीं है। फिर कई बार तो हम ऐसा भी कह देते हैं क्लाइंट से कि ये ना कंप्यूटर के थ्रू उसका चेकिंग होगी, तो उनको लगता है कि अब तो हम बात एकदम सही, हालांकि हम ऐसा कोई झूठ नहीं बोलते हैं। कई बार ऐसा होता ही है कि जब इस तरीके से वैल्यूएशन होता है तो उससे भी पर्सन की जो है ऑनेस्टी इंप्रूव होती है। बैलेंस्ड आइटम वर्डिंग इंक्लूडिंग बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली वर्डेड आइटम हेल्प्स बैलेंस आउट ऑटोमेटिक बाइज रेस्पॉन्स। हमारे क्वेश्चन आयर में क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी हो कि बैलेंस लगे, क्वेश्चंस ऐसे ना हो जिसको लगे कि बात नेगेटिव ही हो रही है या सिर्फ पॉजिटिव ही हो रही है, तो सिर्फ आइडियलिस्टिक चल रहा है। फोर्स चॉइस फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ रेटिंग अग्रीमेंट इंडिविजुअल चूज बिटवीन ऑप्शन दैट आर इक्वली सोशली डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, जिससे सोशल डिजायरेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। तो जब लोगों को आंसर्स दिए जाते हैं तो अगर कोई ऐसा मिडिल पाथ भी हो जिसको वो चूज़ कर सकें तो ऐसे में उनके लिए ईजी हो जाता है। क्लियर एंड सिंपल लैंग्वेज, जितना क्वेश्चन क्लियरली लिखे होंगे, जितना वो कन्फ्यूजन कम क्रिएट करेंगे, उतना ही ईजी हो जाएगा और उतना ही आसानी से हमें आंसर भी मिलेंगे। ट्रायंगुलेशन मल्टीपल डेटा रिसोर्सेज जैसे कि इंटरव्यू, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, कई तरीके से जब हम करते हैं तो उसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि इंसान एक में फेक करेगा मगर दूसरे में तो वो फिर उसको वही बात कहनी है ना, तो वो कितना ध्यान रख पाएगा। तो क्योंकि झूठ को क्या है, याद रखना पड़ता है। कभी भी आप देखिएगा लाइफ में झूठ को हमेशा याद रखना पड़ता है, सच को याद नहीं रखना पड़ता। अगर आपने कुछ चीज़ पहले कही है तो वही आप कहेंगे, नेचुरल फ्लो में निकलेगा। लेकिन अगर एक पर्सन एक चीज़ में झूठ कर रहा है फिर दोबारा आ गई तो उसको याद ही नहीं आएगा कि मैंने क्या बोला था। कितने क्वेश्चन के आंसर्स को वो याद रख लेगा। तो इसीलिए अगर हम मल्टीपल वे में हम यूज़ करें क्वेश्चन आयर तो चांसेस रहते हैं कि हमें सही आंसर्स मिलेंगे। अगर टेस्ट को इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं, प्री टेस्ट इंस्ट्रक्शन जिन्हें हम कहते हैं वार्निंग जिसे हम कहते हैं, अगर वो सही तरीके से बता दी जाएँ तो उनको ये भी बता दिया जाए कि अगर आप ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे तो इसमें आपका लॉस है, तो भी लोग समझते हैं, राइट। तो सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं, तो इसको पूरा आपको कवर करना है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केस स्टडी मेथड, जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, अगले 2 वीडियोज़ में सब कुछ कवर हो जाएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।